हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस सीकर पॉइंट पर। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हमारा जो चर्चा चल रहा था दोस्तों, हमारा सेल टॉपिक पर बहुत सारी चीज़ों को हम लोग समझे थे, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखे थे और उसी टॉपिक को, उसी लेक्चर को और आगे हम बढ़ाते हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो रसधानी, वैक्यूल्स और प्लास्टिड जो लवक होता है और भी विभिन्न तरह के टॉपिक जो इसमें बचे हुए, सेल में बचे हुए, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। क्लियर है? तो आज हम लोग समझते हैं क्या कि रसधानी, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स होता क्या है? तो वैक्यूल्स होता है सेल का एक खाली स्थान। जिस तरह से आपके घर में बहुत सारे ऐसे होंगे रूम जो खाली रहते हैं, जिसको स्टोर रूम के तौर पे आप लोग यूज करते हैं, तो उसी तरह ये कोशिका का खाली स्थान होता है जिसको हम लोग वैक्यूल्स कहते हैं। क्या होता है? ये खाली स्थान, खाली जगह होता है। ये वैक्यूल्स कोशिका का खाली जगह होता है। और ये कोशिका में होता है जो एनिमल कोशिका और प्लांट कोशिका, जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका, ये दोनों प्रकार के कोशिका में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि जो जंतु कोशिका में होता है उसमें ये वैक्यूल्स का साइज छोटा होता है और जो पादप कोशिका में होता है उसमें ये वैक्यूल्स का साइज बड़ा होता है। किसी किसी पादप कोशिका में तो ये लगभग 90% एरिया कवर कर लेता है। तो सोच सकते हैं आप इसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस नहीं है, वो मजबूरी ने हमें, वो एक कहावत आप सुने हैं ना कि हालात ने हमें निकम्मा बना दिया वरना आदमी हम भी बुरे नहीं थे। तो बस यही हालात इसको इतना बड़ा बना दिया। और समझते हैं कैसे इसको हालात इस तरह से बनाया है। तो देखिए बच्चों, यह होता है एनिमल कोशिका में छोटा और प्लांट कोशिका में जो बड़ा होता है। कोशिका का खाली भाग रिक्तिका, रिक्तिका जो होता है वो रसधानी को ही कहा जाता है। रिक्तिका, रसधानी, वैक्यूल्स सब एक ही नाम है। वैक्यूल्स इंग्लिश नाम है और रसधानी, रिक्तिका हिंदी नाम है। तो ये जो कोशिका का जो खाली स्थान होता है उसी को हम लोग रसधानी कहते हैं। अब देखिए, हम लोग का जो कपड़ा होता है उसमें खाली स्थान जो होता है हमारा पैकेट होता है। और पैकेट जो होता है इसमें हम कोई सामानों को रखते हैं। तो जो खाली स्थान होता है उसी में ना रखते हैं, तो ये हमारा पैकेट क्या है? खाली स्थान है। उसी तरह कोशिका का जो रसधानी होता है वो खाली जगह होता है, खाली भाग। और खाली भाग होता है इसीलिए इसको पॉकेट ऑफ द सेल कहा जाता है। वैक्यूल्स को पॉकेट ऑफ द सेल कहा जाता है। अब इसमें देखते हैं कि वैक्यूल्स का जो आकार होता है, अगर जो किसी भी तरह का गोला बना दीजिए तो ये मान लिया जाए कि एनिमल सेल में वैक्यूल्स होता है। लेकिन अगर जो प्लांट सेल का बात करें तो प्लांट सेल में ये लगभग 90% एरिया, जैसा कि हम बताए थे, 90% एरिया कवर किया होता है। तो इसमें समझने वाला ये बात है कि जो वैक्यूल्स का जो बाहरी आवरण होता है, आउटर लेयर को बोला जाता है टोनोप्लास्ट। बहुत बार आपको क्वेश्चन दे दिया है कि जो टोनोप्लास्ट होता है वो क्या होता है। तो कुछ नहीं होता है, बस ये होता है कोशिका में जो रसधानी होता है उसी रसधानी का बाहरी आवरण को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। हिंदी में भी इसको टोनोप्लास्ट ही लिखते हैं। तो टोनोप्लास्ट जो होता है रेक्तिका के चारों ओर जो झिल्ली लगे होते हैं उसको कहा जाता है। अब इसमें बात को समझेंगे, पादप कोशिका की रसधानियों में कोशिका रस भरा होता है। कि जो पादप कोशिका, प्लांट सेल होते हैं, उसके वैक्यूल्स में कोशिका रस भरा होता है और उस कोशिका रस को सेल सैप कहते हैं। इंग्लिश में अगर जो बात करें तो सेल सैप कहते हैं। और ये जो होता है सिर्फ पादप कोशिका की रसधानियों में होता है, जंतु कोशिका के रसधानियों में नहीं, बल्कि पादप कोशिका के रसधानियों में सेल से भरा होता है, जिसको कोशिका रस कहते हैं। अब ये कोशिका रस जो होता है ये निर्जीव होता है। क्या होता है? ये निर्जीव पदार्थ होते हैं। और ये निर्जीव पदार्थ में क्या क्या होता है? सॉल्ट होता है, जैसे लवण होता है, शर्करा होता है, अमीनो अम्ल, मतलब प्रोटीन का जो सबसे छोटा फॉर्म होता है उसको अमीनो अम्ल कहते हैं, वो भी इस कोशिका रस में होता है। और कुछ इसमें प्रोटीन होते हैं और कुछ कुछ कार्बनिक अम्ल होते हैं। तो ये जो कोशिका होता है प्लांट कोशिका, उसमें जो रसधानी होती है उसमें बहुत सारे कोशिका रस में पाए जाते हैं, जिसको सेल सैप कहा जाता है। ये कोशिका रस निर्जीव होते हैं। अब इस निर्जीव वाले भाग में होता क्या क्या चीज है? तो लवण होता है, शर्करा होता है, अमीनो अम्ल होता है, प्रोटीन होता है, कार्बनिक अम्ल होते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल होते हैं। क्लियर है? अब देखा जाता है कि ठीक है, ये तो मान लिया जाए कि एनिमल सेल, प्लांट सेल दोनों में होता है, लेकिन ये प्लांट सेल में बड़ा क्यों होता है? तो इसका दो कारण है। सबसे पहला बच्चों देखिए, कोशिका जो होता है वो दोनों में होते हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल दोनों में होते हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से इंसान अपने बॉडी को मेंटेन करते रहता है।
क्यों? क्योंकि हम लोग अपना क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि हमें प्यास कब लगता है, भूख कब लगता है, तो हम अपनी जरूरतों को खुद से पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये प्लांट जो होते हैं इनको पता है कि बेमौसम बरसात नहीं होता है, वो कभी कभी हो जाता है तो उससे बहुत बड़ी फायदे मिलने वाले होते नहीं हैं। तो इनको पता है कि हमें जरूरत पर क्या पता जो भोजन ना मिल पाए, इसीलिए इसको स्टोर करते हैं, वाटर को और फूड को स्टोर रखते हैं कि जब जरूरत होगा तो हम इसका यूज कर लेंगे। और ये जो स्टोर करते हैं ये वैक्यूल्स में ही करते हैं। तो प्लांट जो अपने वाटर और फूड को स्टोर करते हैं वो वैक्यूल्स में ही करते हैं। और दूसरा चीज, ये वैक्यूल्स बनने का एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हम बोले कि खाली जगह होता है। तो जैसा कि हमको पता है कि पादप जो होते हैं, पादप जगत के जो भी हैं पेड़ पौधे, वो काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं। जब ये तेजी से बढ़ते हैं तो ये अपने कोशिका को बढ़ा लेते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जो जीव द्रव होते हैं उसको पूरी तरह से बढ़ा नहीं पाते हैं। तो कोशिका का आकार बढ़ गया, लेकिन जीव द्रव जो उसका अंदर साइटोप्लाज्म है उतना को उतना ही रह गया, मतलब हल्का फुल्का बढ़ा, पूरी एरिया को कवर नहीं कर पाया। तो जब पूरी एरिया को नहीं कर पाया तो बहुत सारे कोशिका का एरिया खाली रह जाते हैं, और उसी खाली जगह को कहा क्या जाता है, वैक्यूल्स, मतलब रसधानी। सपोज दैट कि मान लो कि पहले कोशिका इतना बड़ा था, इसमें पूरे में रसधानी भरे हुए थे, केंद्रक पे रसधानी भरा हुआ था। अब ये पेड़ का एरिया बढ़ा तो रस कोशिका भी बढ़ा, लेकिन इसके अंदर केंद्रक है। अब ये जो था कोशिका द्रव वो उतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया जितना कोशिका हो गया। तो ये जो खाली जगह जो बच गया यही क्या कहलाएगा, वैक्यूल्स कहलाएगा। तो वही हुआ कि कोशिका तेजी से बढ़ता है, उसमें जीव द्रव उतनी तेजी से बढ़ नहीं पाता है। देखिए एरो हम नीचे दिए हैं, तो ये बढ़ नहीं पाता है, और इसी वजह से क्या होता है कि जो खाली स्थान बच जाता है उसको रसधानी, वैक्यूल्स कहा जाता है। अब देखते हैं बच्चों कि ये एनिमल में जो वैक्यूल्स होता है वो वाटर को बैलेंस करता है। जो हमारे जंतु कोशिका में जो होते हैं वैक्यूल्स, वो वाटर मेंटेन करता है। अगर जो पानी का 1% मात्रा हमारे शरीर में कमता है तो हमें प्यास लग जाता है, और अगर जो इसका मात्रा 10%, 1% से बढ़कर 10% हो जाए तो ये किसी भी जंतु का मृत्यु हो सकता है। ये समझने वाली बात है। तो ये बैलेंस जो करता है, वाटर बैलेंस जो करता है वो वैक्यूल्स, एनिमल सेल में वैक्यूल से वाटर को बैलेंस करता है। और वाटर का मात्रा 1% भी कमता है हमारे शरीर से तो हमें प्यास लगता है, और कहीं ये मात्रा बढ़कर 10% हाईएस्ट चला गया तो हमारा मौत भी हो सकता है। प्लांट सेल में ये कठोरता प्रदान करता है, ये वैक्यूल्स ही होता है जो प्लांट सेल में से तो सेल वॉल कठोरता प्रदान करता है, लेकिन आंतरिक मामला में देखें तो आंतरिक मामला में वैक्यूल्स ही प्लांट सेल को कठोरता प्रदान करता है। आगे देखते हैं फूड स्टोर। फूड स्टोर जो होता है ये काम होता है वैक्यूल्स का कि प्लांट में ये फूड स्टोर करता है। कहाँ करता है, तो जड़ में रखता है। प्लांट में अगर जो बोले तो प्लांट में स्टार्च, प्रोटीन या फिर कोई तेल रूप पदार्थ जो होता है उस रूप में ये फूड को स्टोर करता है प्लांट के जड़ में। और अगर एनिमल का जब हम बात करें तो एनिमल में जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। क्लियर है। अब देखते हैं कि इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जो होते हैं उसमें काइटिन के रूप में, मतलब कि फूड का स्टोरेज जो होता है वो विभिन्न प्रकार के फॉर्म में होते हैं। अगर जो हम बात करें जीव जंतु में, तो जीव जंतु में ये फूड जो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और यही बात करें अगर जो हम प्लांट में, तो प्लांट में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। और जब बात करें हम कीट पतंग, कीड़े मकोड़े में, तो उस कीट पतंग में जो ये फूड स्टोरेज होता है वो काइटिन के रूप में होता है। अब ये होता कहाँ है, इस रूप में तो होता है कि चलो भाई ग्लाइकोजन के रूप में जीव जंतु में होता है, स्टार्च के रूप में पेड़ पौधे में होता है, काइटिन के रूप में कीड़े मकोड़े में होता है, लेकिन ये होता कहाँ है। तो देखते हैं बच्चों, ये ग्लाइकोजन के रूप में जो जीव जंतु में होते हैं वो वैक्यूल्स में होते हैं जमा, वैक्यूल्स में जमा होते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। किसमें, जानवर कोशिका में। और स्टार्च के रूप में जो पेड़ पौधे में होते हैं वो जड़ में जमा होते हैं। और काइटिन के रूप में जो कीड़े मकोड़े में जमा होते हैं वो आउटर लेयर, जो कीट पतंग का जो आउटर लेयर होता है उसमें जमा होते हैं। तो यही कुछ बातें थे राजधानी का। और राजधानी का अगर जो आप फिगर देखना चाहते हैं तो ये आपका राजधानी का फिगर है, इसको अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम समझते हैं लवक। ये लवक क्या होता है। तो लवक जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट कोशिका में होता है, प्लांट सेल में होता है लवक। लवक कहाँ होता है, प्लांट सेल में। लवक का काम होता है रंग प्रदान करना। ये लवक का काम रंग प्रदान करना। और जैसा कि हमको पता है कि रंग से जानवरों को कोई मतलब नहीं होता है,
मतलब मनुष्य या तो गोरे होते हैं या तो काले होते हैं। तो ये गोरा काला का होना मेलेनिन के कारण होता है। लेकिन अगर जो हम बात करें रंग का, तो रंग का जरूरत सबसे ज्यादा पेड़ पौधे में होता है, इसीलिए इसमें लवक होता है। और ये लवक को सबसे पहली बार वो जो खोजे थे कोई, तो वो हैकेल नाम के एक वैज्ञानिक थे। वो हैकेल नाम के वैज्ञानिक ही लवक को सबसे पहली बार खोजे थे। इसका आकार का बात करें तो इसका आकार अंडाकार होता है, गोलाकार होता है, तस्तरी नुमा होता है, फीता नुमा होता है, बहुत तरह के इसके आकार होते हैं। मतलब ना जाने कितने शेप इसके होते हैं लवक के। कोशिका द्रव के चारों ओर छोटे छोटे भाग में क्या होते हैं, बटे रहते हैं, बिखरे रहते हैं। कोशिका द्रव में चारों ओर ये छोटे छोटे पार्ट में बिखरे रहते हैं। अगर हम बात करें हरित लवक का, तो हरित लवक 3 प्रकार के होते, सॉरी ये लवक का बात करें तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हरित लवक, दूसरा अवर्णी लवक और तीसरा वर्णी लवक। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट और वर्णी लवक का बात करें तो उसको क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। हरित लवक, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, हरित लवक जो होता है हरा रंग प्रदान करता है। तो हरा रंग का इंसान तो नहीं ना होता है, हरा रंग का पेड़ पौधे ही होते हैं। तो ये हरा रंग किसमें प्रदान करता है, तो पेड़ पौधे में करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कि हरा रंग के कारण ही प्लांट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। जिस तरह से हमको पता है कि पेड़ पौधे को ऑटोट्रोप्स, स्वपोषी कहा जाता है, वो भोजन अपना खुद बनाते हैं, लेकिन वो किस विधि से बनाते हैं तो वो पूछा जाएगा तो बोलना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, फोटोसिंथेसिस द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। अब ये हरा रंग जो होता है पेड़ पौधे का या पत्ते का, वो किसके कारण होता है, तो बच्चों को पता है कि हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। ये सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है कि ये क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। लेकिन अगर जो हम पूछ दे कि क्लोरोफिल का रंग हरा किसके कारण होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा फंसने वाला बात है कि हमको पता है कि हरा रंग जो होता है पत्तियों का क्लोरोफिल के कारण, अब क्लोरोफिल का हरा रंग जो होता है मैग्नीशियम के कारण होता है। मैग्नीशियम के कारण ही क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। अब इस मैग्नीशियम का बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे बॉडी में भी और प्लांट के बॉडी में भी। प्लांट के बॉडी में क्या होता है, तो सबसे पहली बात कि इस मैग्नीशियम के कारण क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, और उसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, उसके कारण वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके कारण वो भोजन बनाते हैं और भोजन बना के अपने आप को जिंदा रखते हैं, जीवित रखते हैं। लेकिन ये मैग्नीशियम का क्या सिर्फ काम होता है क्लोरोफिल को हरा करना? नहीं, इसके और भी काम है। और भी काम में हम देखते हैं क्या कि ये जो होता है, ये एक्स्ट्रा हीट जो होता है, एक्स्ट्रा टेम्परेचर जो होता है प्लांट का, उसको मेंटेन करता है, ज्यादा गर्म होने नहीं देता। ये मतलब प्लांट को ठंडक प्रदान करता है। इतने लहलहाती धूप में, कड़कड़ाती धूप में भी पत्ते जो होते हैं वो सूखते नहीं है, पेड़ जो होते हैं जलते नहीं है। किसके कारण? तो ये मैग्नीशियम के कारण है, क्योंकि ये मैग्नीशियम जो होता है वो हीट को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर बैलेंस करता है और पेड़ पौधे को ठंडक देता है। और इसी ठंडक से पेड़ पौधे कितने भी धूप हो जाए या कितने भी कुछ हो जाए, ये जलते मरते नहीं है। तो किसके कारण? मैग्नीशियम के कारण। तो मैग्नीशियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, कहाँ? प्लांट सेल में। अब ये सिर्फ प्लांट सेल में नहीं, ये हमारे बॉडी के मसल्स में भी होते हैं, मांसपेशिया में भी होते हैं। मैग्नीशियम का जो मात्रा होता है हमारे मसल्स में भी होते हैं, और ये भी हमारी बॉडी को ठंडक प्रदान करता है। तो ये बहुत जरूरी होता है। अगर जो हम बात करें फोटोसिंथेसिस का, तो बच्चों आप लोग ये आज तो मतलब पढ़ते तो आप लोग आए हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रक्रिया होता है वो हरे रंग के पत्तों में होता है। लेकिन क्या ये सिर्फ हरे रंग में ही फोटोसिंथेसिस होते हैं या और भी रंगों में हो सकते हैं? अगर जो ये पेड़ का पत्ता का अगर जो कोई भी रंग जो लाल हो जाए, तो क्या उसमें फोटोसिंथेसिस का क्रिया नहीं होगा? होगा बच्चों, हर रंग में। अब इतना जान लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है सभी रंगों में होता है, सिर्फ हरे रंग में नहीं बल्कि सभी रंगों में। सबसे तेज अगर जो बोले कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस का क्रिया किस रंग में होता है, तो लाल रंग में। और सबसे कम का बात करें तो बैगनी रंग में। कहीं कहीं आप देखिएगा सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरा रंग में दिया रहता है। हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं कि कहीं कहीं किसी जगह पर सबसे कम फोटोसिंथेसिस का क्रिया कहाँ होता है, तो हरा रंग दिया रहता है। लेकिन आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए कि हरे रंग में नहीं बल्कि सबसे कम फोटोसिंथेसिस की क्रिया बैगनी रंग में होता है और सबसे ज्यादा लाल रंग में होता है। अब ये भोजन का निर्माण कौन करता है? यही हरित लवक करता है। तो जो भोजन का जहां निर्माण होगा उसको किचन कहा जाता है। तो किचन ऑफ द सेल किसको कहेगा? तो किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे भोजन का निर्माण होता है। अब ये भोजन का निर्माण करते कैसे हैं? तो
आप लोग समझिएगा कि भोजन का निर्माण तो फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा होता है, लेकिन कैसे होता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो जानवरों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है वो रिलीज जब यहाँ से होता है तो उसको कौन प्लांट एब्जॉर्ब करता है, साथ में जड़ से पानी को खींचता है। तो जंतुओं से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है और जड़ से पानी खींच लेता है, और ये दोनों जाके जब सनलाइट की उपस्थिति में जब रिएक्शन करते हैं, सनलाइट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड जब तीनों रिएक्शन करता है तब यहीं पर ग्लूकोज का निर्माण होता है, C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण होता है, और इसी ग्लूकोज का वो ऊर्जा के रूप में ग्रहण करता है, एनर्जी के रूप में वो ग्रहण करता है। और साथ ही साथ अगर जो इंसान है तो वो कुछ खाता है तो वो त्याग भी करता है, उत्सर्जन भी करता है। पानी पीते हैं तो पसीना निकलता है बहुत सारी चीज, हवा लेते हैं तो उसका भी क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलता है। उसी तरह प्लांट भी अगर जो कुछ ग्रहण कर रहा है तो कुछ उत्सर्जन करेगा ही करेगा, तो उसी में उत्सर्जन के रूप में ये जल और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है, जल और ऑक्सीजन का। तो जो ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है मतलब बहिष्करण करता है, तो वो ऑक्सीजन हम लोग के लिए, जंतुओं के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो इसको तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एनिमल्स के द्वारा। ये H2O जो होता है, H2O भाप बन के ऊपर आसमान में उड़ता है और वो एक बादल का रूप धारण करता है। तो अब यही बादल का रूप धारण करके बाद में बारिश होगा। तो ये फोटोसिंथेसिस का जो क्रिया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल जब सनलाइट के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण होता है। क्लियर बच्चों, अब देखते हैं अवर्णी लवक। ये अवर्णी लवक क्या होता है, समझने वाला बात है। जिस तरह से हम हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसी तरह अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी मतलब बिना रंग वाला, वर्णी मतलब रंग प्रदान करने वाला, और अवर्णी मतलब बिना रंग का। तो अवर्णी जो होता है वो बिना रंग का बोलिए या फिर सफेद रंग बोलिए, वो होता है। और ये जो होता है अवर्णी लवक जो होता है फूड को स्टोर करता है। तो फूड को स्टोर तो करता है, लेकिन किस रूप में करेगा, तो स्टार्च के रूप में, प्रोटीन के रूप में, या फिर कोई तेल पदार्थ के रूप में। इन सभी के रूप में क्या होता है, प्लांट में फूड स्टोरेज होता है। और कहाँ होता है, अवर्णी लवक में होता है। अब देखते हैं वर्णी लवक। वर्णी लवक कहने का मतलब कि जिसमें रंग हो। तो रंग यहाँ पर आप देखिए दो रंग तो ऑलरेडी हो गया है, सबसे पहला हरा रंग और दूसरा सफेद रंग। तो ये वर्णी लवक जो बनाएगा वो क्या होगा, किसी भी तरह के रंग को क्या करेगा, बना सकता है। तो यहाँ लिखा हुआ है हरा और सफेद के अलावा विभिन्न प्रकार के सभी रंगों का निर्माण कौन कर देता है, वर्णी लवक कर देता है। फूलों में और बीजों में विभिन्न रंग प्रदान करने का कार्य जो होता है वो वर्णी लवक का ही होता है। किसका होता है, वर्णी लवक। अगर जो मान लिया जाए कि आपको प्लांट आप देखते हैं बहुत तरह, जैसे आम हो गया, पीला हो गया, गाजर हो गया, नारंगी हो गया, तो वो जो उसमें रंग प्रदान कर रहा है वो प्लास्टिक का एक फॉर्म होता है वर्णी लवक। उसी वर्णी लवक के कारण उसमें रंग प्रदान किया जाता है। जैसे आप और जो मान लिया जाए कि गाजर का अगर जो नारंगी रंग होता है तो किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। आलू में अगर हरा रंग हो जाता है, जो आलू आप लोग जो देखते हैं खाते हैं, उसमें जो कभी कभी कोई आलू हरा रंग का हो जाता है तो वो किसके कारण होता है, तो सोलेनिन के कारण होता है। तो ये सभी चीज आपको समझने के लिए है, पढ़ने के लिए है। और ये सभी जो रंग प्रदान करता है वो लवक का एक फॉर्म वर्णी लवक है, वही करता है। तो इसको आप लोग उतारिए नहीं, बस इसका जो पीडीएफ है, बोर्ड का जो पीडीएफ है वो सौरभ नोटबुक का जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहां मैं सेंड कर दूंगा एक पीडीएफ के रूप में, वहां से आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि ये आपको दिया गया कुछ रंगक प्रदान करते हैं फूल या फल में, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहीं तक, आज वाली क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को, इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग में से अगर जो कोई भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।